Hello, sir. This is the video for the topic ratio and proportion, which you told ki send me a demo video on the topic ratio and proportion. That's why I'm recording this video and sending it to you. Thank you, sir. So we are studying here the topic ratio and proportion. रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले पहले इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखें। तो इम्पोर्टेंस ये है कि भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट हम यदि देखें तो जैसे सपोज करो कि हम खाना क्यों खा रहे हैं, रोटी क्यों खा रहे हैं। तो हम जिंदा रहने के लिए या फिर लाइफ को सही से मेंटेन करने के लिए हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। तो इसी प्रकार से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, हम रोटी के अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे राइस है, सब चीजें हैं, और तो हम उनको भी ले सकते हैं। ऐसे ही रेशियो प्रोपोर्शन का हाल है कि भाई जैसे सपोज करो कि ये ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है परसेंटेज। ठीक है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि इनके बिना पूरी अरिथमेटिक मैथ्स अधूरी है। ठीक है। और पूरी अरिथमेटिक मैथ्स अधूरी है तो भाई हम कह सकते हैं कि भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट ना हो, बट अल्टीमेटली यदि हम देखें और हम आगे जब पढ़ेंगे अरिथमेटिक मैथ्स में, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हमने अच्छे से कर लिया था तो हमें कितना अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही है। जैसे सपोज करो कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो कि हमने जो 10th क्वेश्चन के लेवल पढ़े थे, 10th क्लास में जो क्वेश्चंस पढ़े थे, तो उनमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। जब पिता 3 साल के बाद पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो हमने एक्स वाई मान के करा था ना यही क्वेश्चन। एक्स वाई मान के करा था कि माना फादर्स आयु इज इक्वल्स टू एक्स। तो जो सन्स आयु कितनी हो जाएगी, सन्स आयु कितनी हो जाएगी, सन्स की एज हो जाएगी अपना x/3। ऐसे ऐसे एक्स वाई मान के करा था ना, इसको वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया। तो ऐसे हमें आगे चल के, अब जैसे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमें कुछ अलग टेक्निक से यूज करना होगा। अलग टेक्निक मतलब कि हमें कोई ऐसा शॉर्ट मेथड भी होना चाहिए जो हमें समझ भी आ जाए, और जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो हमारा इतना रहना चाहिए कि जैसे हमने जो क्वेश्चंस करे हैं 2-2 3-3 मिनट में, वो हम सॉल्व करवाएं 10 to 15 सेकेंड्स। 10 to 15 सेकेंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने पे मैं अब चलो, कोई कोई तो पूछेगा कि जैसे किसी किसी ने तो रेशियो वर्ड ही नहीं सुना होगा। ठीक है। बट एक चीज बताओ भाई, जब तुम 12th क्लास में से आ रहे हो पास होके, और 12th क्लास में पास होके तुम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, और एयरफोर्स की जब तैयारी कर रहे हो तो भाई 12th क्लास में जिसकी अच्छी परसेंटेज है या फिर जिसको थोड़ा नॉलेज है तो वही एयरफोर्स की तैयारी कर रहा होगा। और जब भाई वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है और जिसने रेशियो वर्ड ही नहीं सुना, रेशियो को ऐसे डिनोट करते हैं, जिसने रेशियो वर्ड ही नहीं सुना, तो भाई फिर उसके लिए तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो वो पहले हम सोचेंगे कि भाई रेशियो क्या है। ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि भाई रेशियो क्या है। तो सपोज करो कि भाई मेरे को किसी चीज को कंपेयर करना है, जैसे मेरे को किसी और से कंपेयर करना है। ठीक है। अब मेरे को किसी और से कंपेयर करना है तो मैं किसके बेस पे करूंगा, एक तो एज बेस पे, एक सैलरी बेस पे, और किसी भी बेस पे जो भाई नंबर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है। नंबर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे सपोज करो कि मेरी एज है 21। ठीक है। और किसी और की एज है 35। जैसे सपोज करो कि मैंने मेरे को खुद से डिनोट, ए को डिनोट कर दिया और बी को किसी और से डिनोट कर दिया। ठीक है। बी से आपको डिनोट कर दिया मैंने, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है। तो मैंने खुद को ए से डिनोट कर दिया और तुम्हें बी से डिनोट कर दिया। ठीक है। अब मेरी एज है 21 और आपकी एज है 35। तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, हम इसको सॉल्व करके अब सपोज करो कि भाई मेरी एज है ये और आपकी एज है ये। अब मैं आपको एक तो इस लहजे में बता रहा हूँ कि भाई मेरी आयु 21 है और उनकी आयु 35 है। ठीक है। तो एक तो ये सीधा तरीका हो गया कहने का। या फिर हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, हम इसको दोनों तरफ 7 से काट के लिख दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3:5। यानी कि इस चीज को जो मैंने ये बोला कि मेरी एज 21 है और उनकी एज 35 है, तो हम उस चीज को ये भी तो लिख सकते हैं ना कि भाई हमारी प्रेजेंट जो एज है वो 3:5 के रेशियो में है। 3:5 के रेशियो में है। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, चलो। सपोज करो कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है सुरेश जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, एक का नाम है मुकेश जिसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है।
सुरेश की जो सैलरी है वो 350 रुपये पर डे है, 350 रुपये पर डे। और मुकेश की जो सैलरी है वो 200 रुपये पर डे है, ठीक है, 200 रुपये पर डे। तो हम अब इस एक तो लहजे में कह रहे हैं इस चीज में कि भाई मेरी 350 है, और ये जो मुकेश है उसकी 200 है। तो भाई हम कह क्या रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम किसी को सीधा बता रहे हैं, भाई किसी की ज्यादा सैलरी हुई 35,000 40,000, तो भाई दुनिया लूटने पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को एक इस वे में ना कह के हम इस वे में भी कह सकते हैं कि भाई दोनों तरफ हम 50 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दें इस चीज को, तो हम इस रेशियो में भी तो बोल सकते हैं कि भाई मेरी एज और जो मेरी सैलरी है, और मुकेश की सैलरी या फिर जो सुरेश की सैलरी है और जो मुकेश की सैलरी है, वो 7:4 के रेशियो में है, 7:4 के रेशियो में है। तो यानी कि जब किसी चीज को हम डिनोट कर रहे हैं, किसी दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों का, तो उस चीज को डिनोट करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, हम रेशियो का प्रयोग करेंगे। अभी आपने ये जो 9th 10th के लेवल में पढ़ा था, तो 9th 10th तक तो आपने क्या पढ़ा था कि भाई किसी चीज को एक्स मान लिया, किसी चीज को वाई मान लिया। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया है कि भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फादर की आयु अपने जो सन की आयु से 3 गुना है, तो यानी कि फादर की आयु यदि एक्स मान ली, तो ये सन की आयु x/3 होगी। लेकिन यहाँ पे हमें जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये वाला मेथड अपनाएंगे। तो ये वाला मेथड कितना मिनट लेगा, कम से कम ना है तो 3 to 5 मिनट्स लेगा ये, 3 to 5 मिनट्स। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये 1-2 मिनट का क्वेश्चन है। 1-2 मिनट से ज्यादा हम यदि लेते हैं और हमारी प्रैक्टिस यदि कम है, तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन से बहुत पीछे हैं। तो इस वजह से तुम्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इससे बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज वाला टॉपिक, ठीक है, जिसकी रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज वाला टॉपिक। हालांकि देखो, जो आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर और भी किसी चीज की प्री की या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इतना वेटेज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जैसे सपोज करो कि 25 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन होंगे, 1 और 2। जैसे 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो उसमें से 3 और 4 के रेशियो के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उस पर पूरी अरिथमेटिक मैथ्स कायम है, पूरी अरिथमेटिक मैथ्स कायम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। तो वहां पे जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो हम आपको लगेगा कि सर हमने आपके साथ रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज वाला टॉपिक करा हुआ है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमने क्या सीखा कि यहाँ पे कि भाई सपोज करो कि मैं खुद को ए से डिनोट कर रहा हूँ और किसी आपको बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मान लो सपोज करो कि मेरी सैलरी 250 रुपये पर डे और आपकी सैलरी है 200 रुपये पर डे। तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हम लिख सकते हैं 7:4 के रेशियो में है। मेरी और आपकी सैलरी किस रेशियो में है, 7:4 के रेशियो में। भाई मैं कंपैरिजन तो कर रहा हूं, मेरा आपके साथ मैं कंपैरिजन ही तो कर रहा हूं। समझ आ रहा है तो, समझ आ रहा है। यदि समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट, और मैं जब देखूंगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। हम दोबारा से भी पढ़ेंगे ये टॉपिक, बट फिलहाल तो हम यहाँ पे यदि फोकस हो गया, यदि देखें, तो यदि हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा तभी हम आगे जाके इस रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम स्टार्ट करा है, हमने अभी स्टार्ट करा है। यदि बेसिक हमारा अच्छा होगा तो फाउंडेशन जो हमारा, सपोज करो कि यार तुम कोई घर बनवा रहे हो, ठीक है। अब घर कब अच्छा बनेगा, जब उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी तभी तो घर अच्छा बनेगा ना। जब उसकी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं है तो घर कहाँ से अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, जब तुम्हें बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर है तुम्हारे बेसिक्स, तो तुम आगे जाके जब प्रैक्टिस करोगे, उन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे अपने आगे की लाइफ में, तो तुम्हारा ये स्ट्रांग होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कि भाई जैसे 350 रेशियो 250 200 का रहा मैंने, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 7:4 के रेशियो में है, मेरी और आपकी जो सैलरी है वो 7:4 के रेशियो में है। अब सपोज करो कि भाई इफ मैंने यहाँ पे माना क्या, कि जैसे सपोज करो A/B है, A/B को मैंने क्या लिखा, 7:4 लिखा। तो ये अल्टीमेटली भाई 7:4, तो ये तो रेशियो है। इसमें एक्चुअल, यदि हमें एक्चुअल कोई नंबर निकालना है, तो एक्चुअल नंबर में किसी जो वेरिएबल का गुना हो रहा है ना, वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे अब वेरिएबल से सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक्स मान लिया, कि ए की जो सैलरी है ना वो 7x है, बी की जो सैलरी है वो 4x है। यहाँ पे तो चूंकि अपन को अपने को दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू 50 थी, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 से काटा था ना वो। भाई देखो हमने यहाँ पे 50 से ही तो काटा था ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो क्या थी,
यहाँ पे तो x की वैल्यू 50 थी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई जब हम रेशियो हटाएंगे तो किसी चीज से, वेरिएबल से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी चीज वेरिएबल से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई हमने क्यों करा? हमें एक्चुअल रेट नहीं पता है उसकी, हमें तो सिर्फ रेशियो पता है कि भाई मेरी और आपकी सैलरी का रेशियो ये है। अब सपोज करो कि कोई तुमसे कह दे कि मेरी रेशियो, मेरा जो सैलरी है वो 14 है और किसी और का सैलरी है 8। तो भाई मेरा 14 रेशियो है, जब मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा सैलरी 14 है और उसका 8 है, तो अल्टीमेटली अभी भी तो रेशियो 7:4 ही रहा ना। अल्टीमेटली अभी भी तो 7:4 ही रहा ना। पर 7:4 जब हमने लिखा तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब सपोज करो कि मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि मेरी मेरी जो सैलरी है वो 14,000 है, ठीक है, और किसी और की सैलरी है 8,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इसको यदि काटें, हम इसको 7 से काट लें या फिर 7,000 से काट लें या फिर 2,000 से काट लें। चलो इसको 2,000 से काट लेते हैं, तो 2,000 से इसको काटेंगे तो 7:4। भाई किसी चीज, जिसको संख्याओं के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी ना, तो अल्टीमेटली पहले वही वही हाथ मारेगा। पर यदि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज में, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये संख्या किससे कटने वाली है, इस संख्या का मल्टीप्लाई क्या होना है, और इस संख्या से डिवाइड किससे करें कि भाई जिससे हमारा रेशियो एकदम अल्टीमेटली सही फॉर्म में आ जाए। तो रेशियो का मतलब क्या है कि हमें किसी संख्या को एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के और उसका रेशियो बता देना है, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर देना है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 7:4 ही तो था ना, 7:4 ही तो था ना। लेकिन यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बताया है, तो यहाँ पे वो वेरिएबल क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2,000 है। इस केस में, इस केस में 2,000 थी ना, इस केस में 2,000 थी ना। तो अब रेशियो का मतलब समझ में आ गया। अब हम रेशियो में आगे बढ़ते हैं, तो हमें, चलो सपोज करो कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, 68 रेशियो 85, 68 रेशियो 85। अब हमें इसको वो करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। किसी दो संख्याओं का रेशियो, जैसे सपोज करो कि मैंने ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली, तो उनका रेशियो यदि 68:85 है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म में यदि हम इसको 17 से काट देंगे, तो ये 17 का मल्टीपल होके क्या आ जाएगा? 4:5 ही आ जाएगा। 4:5 ही आ जाएगा। पर अल्टीमेटली हो वही रहा है। देखो, यदि हम किसी संख्याओं को ए और बी का रेशियो हमें दिया हुआ है 68:85, लेकिन हमने जब इसे 17 से काटा, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू है ना यहाँ पे, वेरिएबल की वैल्यू वो क्या थी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू 17 थी। एक्स की वैल्यू 17 थी। जब हम इसको आगे अच्छे से करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है रेशियो। पर यहाँ पे फोकस्ड रहना, क्योंकि ये पूरे अरिथमेटिक मैथ्स की जान है ये टॉपिक। पूरा अरिथमेटिक मैथ्स मैथ्स इसी पे बेस्ड है। जब हम आगे और टॉपिक्स करेंगे, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम इन वर्क, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाने वाला है कि सर हमने आपके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से करा हुआ है, तो हमें इतनी दिक्कत आ नहीं रही है, हमें इतनी दिक्कत आ नहीं रही है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बेसिक सा, कि भाई अब सपोज करो कि यहाँ पे तो मैंने वैसे ही दे दिया था, यहाँ पे तो मैंने वैसे ही दे दिया था। अब जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई डेसिमल वैल्यू लेता हूँ, जैसे एक तो मैंने लिखा 7.20, एक मैंने लिखा फिर 5.6, ठीक है, या फिर 5.60 ले लेते हैं। चलो पहले हम बेसिक से कर रहे हैं ना, तो हम पहले 5.60 ले लेते हैं। तो भाई देखो, अब हम डेसिमल से डेसिमल काट सकते हैं, क्योंकि दो संख्या के बाद यहाँ पे डेसिमल है और दो संख्या के बाद यहाँ डेसिमल है। भाई यदि 12 करने के बाद तुम आ रहे हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें इतना तो आता होगी भाई, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, यानी कि 720:560। अब ये 720:560 है, हम इसको 8 से काट देते हैं। पहले 8 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 90:70। अब इसको 10 से काट दो, 9:7। भाई अल्टीमेटली तो तुम यहीं से काट सकते थे इसको, लेकिन ये पूरा बेसिक है। यदि कोई बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये 9:7 यहाँ तक लिख दिया मैंने। वैसे तो अल्टीमेटली यहीं से पता चलेगा कि दोनों का, जब हम डेसिमल्स हटाएंगे, तो ये 720:560 बनेगा, जो कि 9:7 होता है, जो कि 9:7 होता है। ठीक है। अब सपोज करो कि भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। 1 सेकेंड प्लीज, कैन आई स्टॉप माई वीडियो? हाँ, यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब हमने क्या सीखा था कि भाई हमने दो संख्याओं को रिलेट करना सीख लिया। दो संख्याओं को कैसे रिलेट करेंगे? हम पहले वाले पेज पे जाते हैं कि हमने पढ़ा पढ़ा क्या था। तो हमने क्या पढ़ा? पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये रेशियो किस काम आता है? रेशियो कंपैरिजन के काम आता है, ऑब्वियसली कंपैरिजन के काम आता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और मोर।
कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और मोर। ठीक है, तो यानी कि यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब हमने रेशियो के बारे में बेसिक जान भी लिया है, और हमें ये भी पता चल गया कि जैसे सपोज करो कि दो संख्याएं हैं 5:4 के रेशियो में, तो ये 5:4 तो ये रेशियो है, उन नंबर्स का रेशियो है। हमें यदि एक्चुअल में वो संख्याएं निकालनी है या फिर वो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, तो एक्चुअल में वो संख्या कौन कौन सी है, 5x और 4x। यहाँ पे x कोई वेरिएबल है, जिस संख्या से हमें जिस संख्या से हमने इनको क्या करा था, सिंप्लीफाई करा था। ठीक है, तो यानी कि 5x और 4x क्या हो जाएगा यहाँ पे, संख्याओं की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने अभी तक दो संख्याओं को रिलेट करना सीख लिया था कि भाई हम दो संख्याओं को कैसे सिंप्लीफाई करके और कैसे बेसिक फॉर्म में लिख देते हैं रेशियो की में। अब सपोज करो कि हमें एक से ज्यादा संख्याओं को कोरिलेट करना है। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, जैसे एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ए और बी लिखी मैंने। ठीक है, तो ए और बी मैंने लिख दी 5:6 में, 5:6 में। अब सपोज करो कि यहाँ पे हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों संख्या। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या लिखा, 56:66, 56:66। अब हम दोबारा से इन्हीं संख्याओं को ले रहे हैं 5:6 की रेशियो में, और इसी संख्या को हमने मल्टीप्लाई करा 7 से। इन्हीं संख्याओं को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 35:42 आ रहा है, 35:42 आ रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, क्या देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं कि भाई जब हम रेशियो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे रेशियो को, तो अल्टीमेटली दोबारा जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो हमें प्राप्त होगा, या फिर जो रेशियो हम गेन करेंगे, तो वो संख्याएं भी उसी रेशियो में होंगी जो रेशियो पहले था। भाई इसको हम यदि 11 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, 11 से काट दें दोनों संख्याओं को, तो अल्टीमेटली 5:6 हम प्राप्त कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, 5:6 ही आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पे एक लाइन लगा के हम क्या लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि भाई मतलब जो किसी रेशियो को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पे हमें वही रेशियो दोबारा से प्राप्त होता है। तो वी रिसीव्स द सेम रेशियो व्हेन वी मल्टीप्लाई द रेशियो बाय सम वेरिएबल। ठीक है, ये हमने नोट ला के लिख लिया है यहाँ पे। ये आगे चल के बहुत चीजें ये काम आने वाली हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे भी इस चीज को। अब जैसे ये 5:6 है, तो 5:6 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके लिखा क्या है यहाँ पे, 35:42। लेकिन 35:42 को हम यदि फिर से 7 से यदि काट दें, तो हमारा अल्टीमेटली 5:6 ही आ रहा है। यानी कि ये वाला जो मैंने ये नोट लगा के लिखा है, ये अल्टीमेटली पूरे रूप से ट्रू है। पूरा ट्रू है या नहीं है। जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हारे सामने एक और वो लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 5:12 और 21:16। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है कि भाई ये मैंने रेशियो ही तो लिखा है, ये मैंने रेशियो ही तो लिखा है, हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है इसे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको किसी से मल्टीप्लाई करें, या फिर किसी से डिवाइड करें, या फिर किसी को ऐड करें इसमें। हालांकि मल्टीप्लाई ही इस चीज में होता है। जैसे अब कोई कोई ये कहेगा कि सर हम ऐड भी तो कर सकते थे, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे 5x + 6 हो जाएगा। और जैसे सपोज करो कि मैंने 6 ऐड करा, और ये अल्टीमेटली हमारे पास संख्या क्या थी, 5x और 6। तो यानी कि हम 6x + 6। भाई अल्टीमेटली हमें पता तो नहीं है ना, कि जैसे सपोज करो कि मैं आपके सामने एक संख्या ले रहा हूँ 30, और एक संख्या ले रहा हूँ मैं 36। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दोनों संख्याओं में सेम ऐड करा, सेम ऐड करके हमने बना दिया। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे करा 7 ऐड करा, और यहाँ पे भी मैंने 7 ऐड कर दिया। तो भाई अब सेम रेशियो आ रहा है क्या ये? अब सेम रेशियो आ रहा है क्या ये? नहीं आ रहा। तो भाई हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि केवल मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो उसी केस में हम सेम रेशियो प्राप्त करेंगे, उसी केस में हम सेम रेशियो प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि भाई 5:12 है और 21:16 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे
कि जहां भी ऐसा कुछ दिख जाए बटा वाला या फिर जो भी रेशनल नंबर्स, तो हमें क्या करना है कि जैसे सपोज करो नीचे वाले जो है, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो डिनोमिनेटर का जब हम एलसीएम लेंगे तो तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। और 48 से हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने पहले ही यहाँ बताया हुआ है कि किसी रेशियो को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने में वो रेशियो वही रहेगा। तो यानी कि हम इसको 48 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी वही रेशियो रहेगा ना, वो वही रेशियो रहेगा ना। तो यदि इसको हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 63 आ जाएगा। यानी कि इसको चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है ना, बात एक ही है ना। पर ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया थोड़ा, ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे एक टॉपिक आता है इसमें, यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। भाई सॉरी, थोड़ी जुकाम लगी हुई है तो इस वजह से सॉरी टू डिस्टर्ब, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एंड जस्ट आगे बढ़ते हैं अभी, तो ठीक है। तो हम ये आगे बढ़ने से पहले एक और टॉपिक कर लेते हैं इसमें, कि सपोज करो कि आपको नंबर्स को ब्रेक करना आना चाहिए, रेशियोज को ब्रेक करना आना चाहिए। या फिर पहले हम एक टॉपिक और सोच लेते हैं कि मैंने दो संख्याओं को कोरिलेट करना बता दिया है आपको। अब हमें बहुत सारी संख्याओं को कोरिलेट करना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कि सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, ए रेशियो बी है, हमने हमारे पास 16:9। ठीक है, बी रेशियो सी है हमारे पास कितना, 3:7। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, 3:7। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा सी रेशियो डी लिखा मैंने 21:13। ठीक है, और डी लिखा मैंने डी लिखा मैंने 5:8। ठीक है, तो हमें ए निकालना है, हमें ए निकालना है, हमें फर्स्ट और आखिरी का वो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज को, हम कैसे निकालेंगे इस चीज को। तो सुनो, जहां पे भी ये फर्स्ट और आखिरी वाला सेंटेंस हमें निकालना हो, तो वहां पे हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे कि मल्टीप्लाई ही क्यों करना है सर, तो आप एक चीज बताओ मेरे को। ये ए रेशियो बी है, ये ए रेशियो बी है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, A/B? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब सपोज करो ये बी रेशियो सी है, तो बी रेशियो सी को हम क्या लिखेंगे, B/C लिखेंगे। सी रेशियो डी को हम क्या लिखेंगे, C/D लिखेंगे। और डी रेशियो ई को क्या लिखेंगे हम, D/E लिखेंगे। तो एक चीज बताओ मेरे को भाई, यदि हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई एक चीज बताओ, बी से बी कट जाएगा, ये बी से ये बी कट जाएगा, ये सी से ये सी कट जाएगा, ये डी से ये डी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा तो यही ना, हमारे पास बचा तो यही ना। अब आपको ज्यादा प्रैक्टिस जब होगी तो आप सीधा मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे, लेकिन यहाँ पे मैंने बेसिक्स भी बता दिया है कि तुम्हें, कि हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा क्यों करा। तो यानी कि ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, B/C, इसका मल्टीप्लाई C/D, इसका मल्टीप्लाई D/E। यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटली ए रेशियो ई आना है, ए रेशियो ई आना है। तो यहाँ पे भी तो मैंने यही करा है कि भाई इन दोनों संख्याओं को काट दो, यदि सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है इससे इसको काट दो। अब यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास 16:9 है। ठीक है, और ये 3:7 है, 21:13 है, और फिर 5:8 है। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें इस वाली संख्या का सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे उसको काट देना है। ठीक है, तो यहां से देखो 21, 7 को 3 से काट देंगे इसको। ठीक है, और तीन, ये तीन और ये तीन, 3 3 या 9, 9 को ये 9 से काट दिया। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे ये है 8 है, और 8 को हम 16 से काट सकते हैं, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास बचा क्या, ए रेशियो ई हमारे पास बचा अल्टीमेटली 10:13, 10:13। तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया होगा, हमारे पास ए रेशियो ई आ गया हमारे पास सीधा। अब हमसे कोई पूछ ले कि भाई हमें तो जानना है ए रेशियो सी, जानना है हमें तो भाई मैंने एक चीज तो तुम्हें बता दी कि भाई दो संख्याओं को कैसे कोरिलेट करना है। अब हमें सपोज करो कि हमें सारी संख्याओं को कोरिलेट करना है, हमें यहां से बताना ये है कि A/B/C/D/E बताना है हमें। हमें तो A/B/C/D/E बताना है।
तो हमें एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए कि भाई हमने पढ़ा क्या है। हमारे पास गिवन क्या है कि A/B 16:9 है। A/B के नीचे जस्ट ये लिखते हैं। B/B क्या गिवन है हमारे पास? 3:7 गिवन है। C/D क्या गिवन है हमारे पास? 21:13। और D/E क्या गिवन है हमको? 5:8। यानी कि जो संख्याएं हमें, जो रेशियोज गिवन है हमको, तो उनके नीचे ही उनके रेशियोज लिख देने हैं हमको। उनके नीचे ही उनके रेशियोज लिख देने हैं। सपोज करो कि मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिया 13:13। तो 13:13 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:1 भी तो लिख सकते हैं। यानी कि 1:1 को हम अल्टीमेटली 1 ही लिख सकते हैं। हम अल्टीमेटली 1 ही लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे ये 16:9 है, और इसके बाद से यदि ये पूरी संख्याएं खाली हैं, तो मैं ये मान के चलूं कि भाई यहाँ पे भी 9 हुआ होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा। अल्टीमेटली हमें यहाँ से ही तो रिजल्ट आ रहे हैं सारे। यहाँ से ही तो रिजल्ट आ रहे हैं सारे कि भाई हमें, मैंने क्या माना, यहाँ पे 9 मान लिया, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब इसके सामने हमने 3 है, इसके सामने यदि खाली है हमारे पास, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 रहा होगा क्या? यहाँ पे 7 रहा होगा, यहाँ पे 7 रहा होगा। यहाँ पे 21 था, यहाँ पे 21 था। यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5। ठीक है। तो अब अल्टीमेटली हम सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A/B/C/D/E आ जाएगा। और जब हमारे पास A/B/C/D/E आ जाएगा, तो हम अल्टीमेटली A और रेशियो C नहीं निकाल सकते। उसमें से फिर हमसे चाहे कुछ भी पूछ ले, A/C पूछ ले, B/C पूछ ले, C/D पूछ ले, वो तो हमें अल्टीमेटली गिवन ही है। पर हमसे पूछ ले, मान लो सीधा A/D पूछ ले, या फिर हमसे पूछ ले B/D पूछ ले, ठीक है, तो हम सारी चीजें निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? तो यहाँ से कोई सिंप्लीफाइड तो हो नहीं रहा है। तो आप यदि इसको करना चाहें तो खुद से एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम इसको मल्टी, मैंने थोड़ा सा क्या ले लिया है कि थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट एग्जांपल ले लिया है कि यहाँ पे ये कट नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि हम इनका मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत सारा अब बहुत बड़ी चीजें आने वाली हैं। तो अल्टीमेटली हम इनका गुना करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा, तो हमारे पास क्या आ जाना है? हमारे पास क्या आ जाना है? इनका रेशियो आ जाना है। हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है कि एक और चीज आती है, तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। और एग्जांपल मैंने लिया क्या, कि मैंने A/B/C लिया तुम्हारे सामने, ठीक है। तो A/B/C मैंने तो वैसे तो ले लिया कि 5:7:11 ले लिया मैंने, ठीक है। और अल्टीमेटली मैं कह क्या रहा हूँ कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है ना, जो सम है, वो है 9200। ठीक है। तो हमें C और A का डिफरेंस वैल्यू फाइंड करनी है, B और A की डिफरेंस वैल्यू फाइंड करनी है। अल्टीमेटली हमें जब हम A, B और C को कैलकुलेट करेंगे, तो जब हमारे पास कोई संख्या है 2 या 3, तो वो हमसे किसी चीज का डिफरेंस पूछ ले, किसी चीज का सम पूछ ले, तो हम बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है कि अब मैंने सपोज करो कि हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें C और A का डिफरेंस चाहिए, हमें B और A का डिफरेंस चाहिए। तो एक चीज बताओ, हम ये कब फाइंड कर सकते हैं? जब हमारे पास तीनों ये ABC की वैल्यूज होंगी, ABC की वैल्यूज होंगी। जब हम ABC की वैल्यूज का पता लगा लेंगे, तो हम अल्टीमेटली इनका डिफरेंस, किसी चीज का डिफरेंस पूछा हो, किसी चीज का सम पूछा हो, तो वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? तो आप बोलेंगे हाँ सर पता लगा सकते हैं। तो अब एक चीज बताइए कि मैंने जब शुरू में बोला था तुमसे, तो ये जो संख्या है, ये तो संख्याओं का रेशियो है। अल्टीमेटली वो संख्याएं हैं क्या? A की वैल्यू 5x है, B की वैल्यू 7x है, और C की वैल्यू क्या है? 11x है। जहां पे x कोई वेरिएबल है, जिससे हमने इन संख्याओं को डिवाइड करा था ना, जब हमारे पास ये रेशियो आया था, जब हमारे पास ये रेशियो आया था, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों जो नंबर्स का योग ही या सम हमको कितना दे रखा है? 9200। ठीक है। तो 23x की वैल्यू हमें 9200 दे रखी है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 400। यानी कि जब हमारे पास x की वैल्यू 400 आ गई, तो हमें अल्टीमेटली हम A, B और C की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2000। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3500। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5500। ठीक है।
तो हमारे पास अब इनको योग करके देख लो, तो तीनों का योग कितना आ रहा है हमारे पास? 9200 आ रहा है, 9200 आ रहा है। लेकिन ये क्या था हमारे पास? ये क्या था हमारे पास? ये तो एक बेसिक चीज थी। जहां तक हमने, जब हम 10th क्लास में थे या फिर हमने जो 12th क्लास तक पढ़ा था, तो वो चीजें थी, ठीक है। अब हमें क्या जानना है, इनका एडवांस तरीका जानना है कि भाई हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हम ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम कितना खर्च होने वाला है? हमारा बहुत टाइम खर्च होने वाला है ऑब्वियसली। तो हमें इस चीज को हमें फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है कि हमारे पास रेशियोज दिए हुए हैं 5:7:11, यानी कि ये अल्टीमेटली हमारे पास तीनों का योग है जो 23 है। और 23 को किसी से मल्टीप्लाई करके ही तो लिखना है हमें एक्स। तो ये 23 एक्स की वैल्यू हमारे पास 9200 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 400 है, ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू 400 है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 23 की वैल्यू है वही हमारे पास 9200 है, वही हमारे पास 9200 है। यानी कि अब एक चीज बताइए, जब हमें A:B:C दिया हुआ है 5:7:11, यानी कि इसका मतलब क्या है? कि हम, इसका मतलब है कि हमारे पास यदि टोटल यूनिट 23 है ना, टोटल यूनिट 23 है, तो उसमें से 5 पार्ट किसका है? ए का है। 7 पार्ट किसका है? बी का है। और 11 पार्ट किसका है? सी का है। यानी हमें ए का टोटल पार्ट निकालना है, तो ए का 5/23 किसका? 9200 का, 9200 का। ऐसे ही बी का हमें यदि पार्ट निकालना है, तो 7/23 इंटू 9200। हम आगे जाके इसका वो मल्टीपल चेक करने वाला या फिर कुछ ऐसे करने वाला जिसका आंसर हमें दिया हुआ हो, तो हम आगे सारी चीजें करने वाले हैं। लेकिन हमें फिलहाल हम रेशियो पे ध्यान दे रहे हैं, हमें रेशियो की बेसिक्स को समझना है, हमें रेशियो का एडवांस समझना है कि भाई बिना हम एक्स माने कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक तो मैं, जब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, तो हम यहां से, मैं चलो यहीं से कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो हमारे पास ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज हैं, तो यहां से हम सी और ए का डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं, बी और ए का डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, सी और ए का कर सकते हैं, ए सी और बी का कर सकते हैं। या फिर कोई संख्या हमसे जुड़वा रहा हो, जैसे ए प्लस बी कितना है, बी प्लस सी कितना है, तो ये सब चीजें हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि हमें एक, और यहां तक मैंने तुम्हें बता दिया है कि रेशियो में होता क्या है। अब हमें रेशियो को कंबाइन करना आना चाहिए, हमें रेशियोज को कंबाइन करना आना चाहिए। जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे A:B दे दिया मैंने तुम्हें 5:7, ठीक है। और B:C दे दिया मैंने तुम्हें कितना? 9:11। तो हमें, मैं तुमसे पूछता हूं कि A:B:C कितना होगा? तो A:B:C को फाइंड कर सकते हैं कि सर हम फाइंड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए अब एक चीज बताइए कि यहाँ पे मैंने A:B क्या दिया है तुम्हें? 5:6। यानी कि ये है क्या? 5x into 7x ही तो है। और ये क्या है? 9x into 11x है। लेकिन अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो कि भाई यहाँ पे तो v की वैल्यू 7x है, यहाँ पे तो v की वैल्यू 7x है, यहाँ पे 9x है। तो दोनों को हम सेम करने के लिए, हम दोनों को यहाँ पे यदि 9 का मल्टीप्लाई कर दें रेशियो में, और या इस रेशियो में हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कोई गुना कर रहे हैं, हम कोई गुना कर रहे हैं या फिर कोई रेशियो को चेंज कर रहे हैं। मैंने पहली ही तुम्हें जब रेशियो स्टार्ट करा था, तो मैंने एक नोट डाल के लिखवाया था कि हम किसी रेशियो को किसी वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अल्टीमेटली यदि उस संख्या को दोबारा से किसी चीज से डिवाइड करेंगे उसी वेरिएबल से, तो हमारे पास वही रेशियो आ जाना है, वही रेशियो आ जाना है। तो यानी कि हम 5:7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 9:11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमारे पास टोटल रेशियो क्या बना? 45। ये 63 बन गया ना, बी की वैल्यू 63 हो गई, देख लो बी की वैल्यू यहां से भी 63 हो गई। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 77। यानी कि हमारे पास A:B:C आ गया 45:63:77। आ गया समझ में? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने A:C दिया, तो मैं 4:7 दे दिया, ठीक है। और सी रेशियो मैंने दे दिया C:E। मैंने C:E दे दिया तुम्हें 11:7। देन फाइंड A:C:E। तो A:C:E को हम सेम कैसे करेंगे, या फिर A:C:E हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने के लिए हमें पहले रेशियोज को सेम बनाना होगा। तो सेम कैसे बनाएंगे? अब सेम बनाने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे तो हमें सी की वैल्यू दे रखी है 7,
और यहाँ पे हमें सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 11। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक ही जगह भाई, एक जगह सी की वैल्यू। जैसे तुमने कोई आंसर्स निकाले होंगे अपने जो 9th 10th के क्वेश्चंस में, तो उसमें जब हम आपने पढ़ा होगा एक चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की अलग अलग वैल्यूज आती थी, दो वैल्यूज। तो एक्स की जब दो वैल्यूज आती थी, तो जो कई कई इक्वेशन तो ऐसे होते थे कि एक ही एक्स की वैल्यू से सेटिस्फाई करते थे। तो जब कई कई इक्वेशन ऐसे थे जो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे भी तो भाई सी की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू तो हमेशा एक ही रहेगी। जैसे सपोज करो कि किसी का नाम राहुल है, तो वो राहुल ही है ना। उसका कोई ये तो नहीं बोल सकता कि भाई तेरा नाम सुमन भी होगा साथ साथ। एक चीज का एक ही तो नाम हो सकता है ना। भाई हम बेलन को बेलन ही कहेंगे ना, उससे हम ये चिमटा वगैरह तो नहीं कह देंगे ना। तो इसी प्रकार हम 4:7 है और यहाँ पे 11:7 है। तो हमें सी की पहले सेम करनी है वैल्यू, और सी की वैल्यू को सेम करने के लिए इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, ये 7 से। तो यानी कि हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास ए रेशियो सी रेशियो ई कितना आ जाएगा हमारे पास, 44:77:49। ये आया या नहीं आया समझ? ठीक है। अब हमें एक और चीज पढ़नी है आगे चल के। जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। अब ये थोड़ा एग्जांपल हम अलग तरीका से समझ रहे हैं, अलग तरीके से समझ रहे हैं। इफ A/7 इज इक्वल्स टू B/5 इज इक्वल्स टू C/3। ठीक है। अब ये किसी के भाई, सपोज करो कि भाई ये हमें तीनों बराबर दिए हुए हैं, एंड लेट्स सपोज कि भाई ये बराबर है किसके, एक्स के बराबर है। और हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम कैसे निकालेंगे? मैंने तुम्हें शुरू में क्वेश्चन कराया था 5:12, 21:16, शायद यही था। तो हमने इसको कैसे करा था, हमने इसका एलसीएम लिया था नीचे डिनोमिनेटर का, और इस डिनोमिनेटर से इस पे मल्टीप्लाई कर दिया था। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर भी रेशियो वही रहेगा, मल्टीप्लाई रेशियो करने पर भी वही रहेगा। इसका शायद आंसर आया था 20:63। तो 20:63 को हम ऐसे भी लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया उसका। आया या नहीं? तो ऐसे ही हम यहाँ पे यदि 7:5:3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यदि ये x के बराबर है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 7x आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 5x आ रही है। और c की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 3x आ रही है। अलग अलग करके देख रहे हैं भाई अपन, अलग अलग करके देखना है अपने को। A/7 भी x के बराबर है, B/5 भी x के बराबर है, और C/3 भी x के बराबर है। यानी कि हमारे पास a b c की वैल्यू अलग अलग आ गई। और जब अलग अलग आ गई तो 7x/5x/3x, यानी कि मल्टीप्लाई मल्टीपल को तो हमको काट देना है ना। तो मल्टीपल को जब हम काटेंगे तो 7:5:3। यानी कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं यहाँ पे कि भाई जब ऐसी संख्याएं लिखी हुई हो, ऐसी संख्याएं लिखी हुई हो इस फॉर्म में, और यदि जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीपल 1 है, अंश का मल्टीपल यदि 1 है, और ऐसे डिनोमिनेटर में लिखे हुए ये नंबर्स हैं, तो जो ये डिनोमिनेटर होंगे वही उस चीज का क्या होगा, वही उस चीज का रेशियो होगा। जैसे यहाँ पे A/B/C। अब आगे से आप कितना लिखोगे यदि ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ होगा उसी का रेशियो इसके रेशियो में होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर होगा इसी चीज में। अब जैसे सपोज करो कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया तुम्हारे यहाँ पे कि 15:7/A इज इक्वल्स टू 12/5 इज इक्वल्स टू 10/9 9/C। तो भाई हमने क्या पढ़ा था, हमने आगे वाली चीज में पढ़ा था कि भाई जब हमारे पास ये मल्टीपल एक था, जैसे सपोज करो A/A, B/B एंड C/C था, तो हमने कितना लिख दिया था कि भाई क्योंकि A और B और C का मल्टीपल कितना कितना था, एक था। तो यहाँ पे हमने सीधा रेशियो लिख दिया था A/B/C। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल 1 नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल 1 नहीं है, यहाँ पे भी मल्टीपल 1 नहीं है। तो हमें क्या करना है इस केस में, एक तो तरीका हो गया कि भाई सबको x मान लो और x मान के तीनों को इसके इक्वल कर दो। जैसे x को इसके इक्वल कर दिया, तो पहले बेसिक से समझते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास, 7/15x। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5/12x।
और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9/10 x। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/5x 7/15x रेशियो 5/12x रेशियो 9/10x। यानी कि हम तीनों का यदि रेशियो लेंगे हम डिनोमिनेटर्स का तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली आना क्या है, ए की वैल्यू 28x आ जानी है, बी की वैल्यू हमारे पास 25x आ जानी है और सी की वैल्यू हमारे पास 54x आ जानी है। आप करके देख लो 60 से मल्टीप्लाई, और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई रेशियो वही रहेगा जो सेम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा हमारे पास 28 रेशियो 25/54 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो क्या करा कि यहाँ पे हमने ये तो एक्स मान के करा है, लेकिन यहाँ पे यदि किसी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है और जो मैथ्स में नंबरों से खेलना जानता है, या फिर हम जो रेशियो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वह वो हम रेशियो क्या एक्स मानने के लिए कर रहे हैं, वो हम रेशियो क्या एक्स मान के पढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो आपका आंसर होगा सर हमें एक्स नहीं मानना है, हमें तो सीधा आंसर लिखना है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे ये 15/7 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते A/7/15, A/7/15 नहीं लिख सकते भाई। इसको जब अल्टीमेटली हम गुना करेंगे तो ये भी तो यही है ना, 15/7 ये ऊपर घूम जाएगा ये नीचे चला जाएगा, तो हम अल्टीमेटली यही तो लिख रहे हैं 7/15। ई बी के हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, और सी हम जो तीसरा रेशियो है उसको ऐसे नहीं लिख सकते, C/9/10। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई, आप 12th की कक्षा करके आ रहे हो और आप एयरफोर्स का बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई हम ऐसी इन संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो हमें अल्टीमेटली यही वाली संख्या आ जानी है, यही वाली संख्या आ जानी है जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, गिवन है यहाँ पे। तो ऐसे ही जब यहाँ पे ए की वैल्यू 7/15, बी की वैल्यू 5/12 और सी की 9/10, तो हम अब अल्टीमेटली इसका मल्टीपल क्या हो गया 1, इसका मल्टीपल क्या हो गया 1, इसका मल्टीपल क्या हो गया 1। तो यानी कि इनका रेशियो निकालने के लिए हम इनका ही तो करेंगे ना, इनका रेशियो यही तो होगा ना। इनका रेशियो क्या होगा, यही होगा 7/15 अपॉन 7/15 रेशियो 5/12 रेशियो 9/10। यानी कि अब हमको डिनोमिनेटर्स का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 12 10 का 60 हो जाएगा, और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को, तो हमारे पास अल्टीमेटली आज क्या जाएगा 28 रेशियो 25 रेशियो 54। ये आ गया नहीं आया हमारे पास, ये आ गया नहीं आया हमारे पास। चाहे क्वेश्चन को ऐसे करो चाहे क्वेश्चन को ऐसे करो, लेकिन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और रेशियो से यदि खेलना आ गया, तो अल्टीमेटली ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा टाइम भी बचाएगा और तुम्हारी प्रैक्टिस भी, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा बिल्कुल कि भाई रेशियो के साथ हमने इतना खेला है ना कि भाई पूरी अरिथमेटिक हमारी चुटकियों पे है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम आगे जाके भाई हम आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू है, तो भाई एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। अब जैसे सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्या कि अपने पास है A/B+C = 8/17 एंड B/C+A बराबर 9/21। अब मैं इसको रेशियो कह रहा हूं, तो रेशियो का मतलब यही तो है ना, बटा वाला रेशियो ही तो होता है। यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A/B+C = 8/17। तो यहां से हमने को निकालना क्या है, हमको A/B/C कैलकुलेट करना है, A/B/C। तो यहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम ऐसे, एक तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सर हमने इसको मान लिया 8x, इसको मान लिया 17x, और फिर यहां से इसको मान लिया 9x, इसको मान लिया 21x। लेकिन हमें x मान के कैलकुलेट करना था, एक्स मान के हमें कैलकुलेट करना था। तो आप बोलोगे सर हमें एक्स मान के कैलकुलेट नहीं करना है, आप थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल की ओर लेके जाइए हमें, तब हम जाके इस चीज को कर पाएंगे, क्योंकि हमने रेशियो का बेसिक अच्छे से समझ लिया है अब, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप एक चीज बताइए, हमें ऐसा केस दिया हुआ है, तो यहां से A+B+C दोनों तरफ हमको दिया हुआ क्या है, अल्टीमेटली दोनों तरफ आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पे भी आपको A+B+C यहाँ से कितना आ जाएगा, और यहाँ से A+B+C कितना आएगा। भाई यहाँ पे जब तुम्हें ए और B+C का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से A+B+C नहीं निकाल सकते। सपोज करो कि यहाँ पे ए की वैल्यू तो 8x ही है, बी की वैल्यू 17x है, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई ये तो हम एक
कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई मेरा और उसका रेशियो 8:17 है, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके वो नंबर हमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 8x है, बी की वैल्यू बी प्लस सी कितना है 17x, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 40x, और यहाँ पे कितना था 25x। 25x। पर एक चीज बताओ कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मैंने जब तुम्हें रेशियोज को कंबाइन करना बताया था कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, जहाँ पे वी की वैल्यू अलग अलग थी और वहां पे फिर वी की वैल्यू हमने सेम करी थी, तो यहाँ पे भी भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना है 25 है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 40 है। तो भाई ये इज इट पॉसिबल ये अलग अलग चीजें आ जाएंगी, इज इट पॉसिबल? भाई ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, तो इसका योग हमेशा 6 ही रहेगा ना, इसका सम हमेशा 6 रहेगा ना, चाहे कुछ भी हो अल्टीमेटली 6 ही आना है, 1 2 3 का योग। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 40 है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 25 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको सेम करने के लिए जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये 25x आया था और यहाँ पे 40x आया था, तो ये अल्टीमेटली रेशियो है क्या 5:8। यानी कि इस रेशियो को हम सेम करने के लिए हमें जब योग किसी का या फिर सम किसी का बराबर करना है, तो हम उसके रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उसके रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8:5 से। यानी कि 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए आप इस रेशियो में, 17 × 136, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देख लीजिए दोनों तरफ, अब आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 64 और 136, 64 और 136 कितना होता है, अब बताइए। यहाँ पे हमने कैसे मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे और यहाँ पे अब तुम योग करके देखो, यहाँ पे और यहाँ पे अब तुम योग करके देखो, 17 कितना होता है, 17 × 136। यानी कि हमारे पास अल्टीमेटली आया क्या था कि हमारे पास ये आया था, हम पहले दोबारा से करके लेके चल रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना था 25 था। ठीक है, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ रहा था 40 आ रहा था, 40 आ रहा था या नहीं आ रहा था? तो अब यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 25 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे ये रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास 25:40, यानी कि 5:8। और ये जब 5:8 है, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसको सेम करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमें 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ से हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? सपोज यहाँ पे चलो यार ये 19 था, सॉरी सॉरी ये 19 था, मैं तभी सोची आ कैसे नहीं रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 95 कर लिया, ठीक है, ये 95 कर लिया। अब दोनों को करके देख लो, ए प्लस बी प्लस सी अपने पास आ कितना रहा है 200x ही आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम या तो बी की वैल्यू को इसमें से घटा दें 136 में से, या फिर सी प्लस ए में से हम ए की वैल्यू घटा देंगे, तो हमारे पास यहाँ से वो आ जाएगा। तो यानी कि ए की वैल्यू तो हमें सीधा सीधे दिख रही है 64, बी की वैल्यू हमें कितना दिख रही है 95, और सी की वैल्यू हमें कितना आ जाएगी, यहाँ से जब घटाएंगे तो 41 आ जाएगी। यहाँ से घटा के देख लो चाहे बी को, चाहे यहाँ से ए को घटा के देख लो इसमें से। तो यानी कि हमारे पास अल्टीमेटली ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया हमारे पास 64:95:41, यानी कि 64:95:41। ठीक है, अब एक और चीज आती है इसमें आगे चल के, कि जैसे अब मैंने ये तो तुम्हें दे दिया था ए रेशो बी प्लस सी और बी रेशो सी प्लस ए। अब इसमें एक और चीज आती है, हम आगे बढ़ के पढ़ते हैं उस चीज को, कि सपोज करो कि आपको ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है तुम्हें, जैसे ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 18 रेशियो 13:10 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां से अब तुमसे कोई पूछ ले कि भाई हमें क्या, मुझे तो फाइंड करना है ए रेशो बी बी रेशो सी फाइंड ही करना है, हमें यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है, तो ए रेशो बी रेशो सी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? भाई एक तो तरीका है कि भाई यहाँ से हम इन तीनों को जोड़ें, फिर यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। भाई अल्टीमेटली मैं कह क्या रहा हूँ कि यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू हमें 18x दी हुई है, बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 13x दी हुई है, और सी प्लस ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10x कर दी है।
ये सिर्फ बेसिक के लिए है, बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम बेसिक से एडवांस लेवल जब जाएंगे और तुम्हारी जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा हो जाएगी तो तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तुम सारा क्वेश्चंस अपने मन में कर लोगे और फिर तुम आंसर दोगे कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है। तो यानी कि a प्लस बी हमारे पास कितना था 18x था, b प्लस सी हमारे पास 13x था, c प्लस ए कितना था हमारे पास 10x था। ठीक है। अब यहां से कोई हमें बता सकता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते यहां से? तो यहां से हम तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देंगे और हमारे पास जब a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा अल्टीमेटली, तो a प्लस बी प्लस सी में से एक बार इसको घटाएंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी में से इसको घटाएंगे तो एक बार हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास किसकी आ जाएगी वैल्यू? a की आ जाएगी। इसको b प्लस सी को घटाएंगे और c प्लस ए को घटाएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से करके देख लो, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 41x। यानी कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? 41x/2 ये आ जाएगी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की। अब जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से एक बार ये घटाओ तो यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5/2x। इसमें से एक बार इसको घटाओ बी प्लस सी को तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 15/2x। करके देख लो, करके देख लो भाई। यहाँ से 13x घटाना है अपने को, इसका एलसीएम में लेके इसमें लेके जाएंगे तो 15x/2। भाई मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि यार तुम 12th पास करके आ रहे हो तो तुम्हें इतनी नॉलेज तो है कि भाई घटाना कैसे है जोड़ना कैसे है। और यहाँ से हम c प्लस ए को घटाएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू 21x/2। यानी कि अब हमारे पास जब तीनों की वैल्यू आ गई है, यानी कि हम x को हटा भी दें, x क्या है? कोई वेरिएबल है जो हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए माना था। तो यहाँ से सी ए और बी है आ गए हमारे पास, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम नहीं निकाल सकते? ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास? 15/21/5। 15/21/5। ठीक है। अब ये तो हो गया अपना मेथड नंबर 1। ठीक है। मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि सपोज करो कि हमारे पास ये तीनों, ये एक बार तो हमारे पास ये रेशियो दिया हुआ है पूरा। ये रेशियो जब दिया हुआ है हमारे पास तो एक चीज बताइए, हम इसको और इसको जोड़ के हम तीसरे वाले को घटा दें। यानी कि मैं करके बताता हूँ, चलो a प्लस बी प्लस प्लस सी प्लस ए और माइनस बी प्लस सी करना है हमें, माइनस बी प्लस सी। यानी कि जब यहां से हम माइनस बी प्लस सी करेंगे तो एक चीज बताइए भाई, बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, यानी हमारे पास बचा क्या? खाली 2a। 2a बचा हमारे पास। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a प्लस बी सी प्लस ए को जोड़ेंगे तो 28 और इसमें से 13 घटाना है, यानी कि हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास 15 बच गया। तो 2a की वैल्यू 15, यानी कि a की वैल्यू 15/2। यानी कि ये सिर्फ रेशियो टर्म में है और हमें इसको यदि एक्चुअल संख्या का पता लगाना है तो 15/2x। इसी प्रकार से हमें यदि बी निकालना है तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बी निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि भाई हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं शुरू वालों को और इस सी प्लस ए को घटा देते हैं। यानी कि इन दोनों को जब जोड़ के जब सी प्लस ए घटाएंगे तो यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? हमें शुरू के दो को जोड़ना था ना, 18 और 13 कितना होता है? 31 -10 21। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 21/2। ये तो सिर्फ एक रेशियो है, हम संख्या का पता लगाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की वैल्यू इतनी आ जाएगी 21/2x। और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास ऐसे सॉल्व करने पे? 5/2x। करके देख लो चाहे, बाकी 2 को घटा के देख लो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी इतना ही तो आएगा। तो चाहे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे चाहे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन आपका टाइम किस में बच रहा है? आपका टाइम इसमें बच रहा है। और कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें टाइम की ही कीमत करनी है। कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें टाइम की ही कीमत करनी है। हमारे पास जितना ज्यादा कम टाइम लगेगा किसी चीज को, उतना ज्यादा हमें अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? उतना ज्यादा हमें अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। तो